मेरा नाम पूर्वी है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। वह रात एक डरावनी रात थी, जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। तो जब सब घरवाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन तक रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुली और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई थी, रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों में वैसे भी बाहर की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना यह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ। क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 35 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं इसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगी। मैंने चौंक कर उसको देखा तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो प्लीज़, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मुझे इसे अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ साथ जेल चली जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद ही घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागी। वह कहने लगी, अभी थोड़ी ही देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहाँ मैं छुप सकूँ। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? वो कहने लगी, तुम्हें ईश्वर का वास्ता, अभी छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी। मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ, वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक यही हल है कि तुम पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था। मेरी राय पर उस औरत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसको कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे मुझसे वो कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वो ढक्कन हटाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खुलते ही अंदर घुस चले आए थे और वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे। और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं?
या किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रही हो? पुलिस वाले ने नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर गए तो मेरी जान को बनाई। कुछ देर के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई, कहीं इनको पता ना चल जाए कि औरत यहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इतना ध्यान पानी वाली टंकी के तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ और वो लोग खाली हाथ नीचे चले गए। पहला वाला कहने लगा, मैडम जी, इस घर में भी नहीं है, मेरा ख्याल है इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वो लोग घर से बाहर निकल गए। मैंने तो सुकून चैन की सांस ली। उनकी बातों में पता चला कि ये लोग मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद मैंने ऊपर जाकर उसे पानी वाले टंकी से बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वो थर-थर काँप रही थी। अगर मैं वहाँ कुछ देर और नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ी होश आई। उसने मेरे कपड़े बदलकर रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, अब अगर इसकी मदद कर ही रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि वो एक मुजरिम है। थोड़ी देर बाद उसकी हालत में सुधार आ चुकी थी तो मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यही कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हो? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? यह सुनकर कि वह मुंबई जेल के जेलर है तो मेरे होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर हो तो मुजरिम की तरह भाग क्यों रही हो? वो कहने लगी, बहुत बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है। अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी ही होगी, क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई के एक जेल के जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ की क्या हालत है। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक़ हो रहा है तो सुनो। मेरा नाम सिया है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया करते थे और यही समझाते थे कि अपने काम से हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं ली थी। पिताजी के दोस्तों ने अपने घर ले लिए थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किलों से हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर कहती थी कि आप अपने दोस्तों से ही कुछ सीख लीजिए। उनके घरों में सब तरह के ऐशो आराम है। उनके घरों में हर रोज़ अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ रूखी-सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छा पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो बहुत दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम हैं जो सरकारी कॉलेजों में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी। पापा हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बन पाऊंगी? पापा कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तू अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर, तेरी नौकरी लग जाएगी। मैं कहती, पापा, आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं? वहाँ मेरी सिफारिश होगी तभी तो मेरी नौकरी लगेगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारी हालत नहीं है। पापा ने गुस्से में कहा था, रिश्वत और ना ही सिफारिश,
कभी भी जिंदगी में इन दो चीज़ें की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पापा का वो हाल था कि वह ईमानदारी और फ़र्ज पर जान भी दे सकते थे। फिर मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई जेल के जेलर बनना है और इसके लिए मैं भी जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट दे भी दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर में सेलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं भी बहुत खुश थी कि जैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पापा ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में बहुत बहुत से तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएगी, बस एक ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मुझे वहाँ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी मेरे अंदर। वहाँ पर जो मेरे साथ काम किया करती थी वो मुझे सैल्यूट किया करती थी। मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाया करता था। सिया यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उसका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उसकी कहानी में कुछ यूं खो गई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था यह सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, सिया फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वह सांस लेकर दोबारा शुरू हो गई। तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उसके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 5 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती है। उसके बाद उन सब के काम शुरू करवा दिया जाता है। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थी उसको पढ़ाया जाता था ताकि वह यहाँ से निकले तो कुछ बनकर निकले, और जब रात होने को आती तो उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता था। शुरू शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लगता गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक होता है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी उनको अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी तो होती थी, लेकिन ऐसे इन लोगों को पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी। मगर मैं तो रोज़ाना पापा से ईमानदारी का पाठ पढ़कर जाती थी, इसलिए न सिर्फ खुद काम किया करती थी बल्कि अपने साथ के लोगों को भी खूब दोहराया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी थी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी थी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वह काम धाम कुछ करती नहीं थी, बस रोब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मारपीट कर लेती। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया। अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके के रोज़गार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफ़ें हुई। इस दौरान मेरे लिए एक अफ़सर सुमीत का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने स्वीकार कर लिया और उससे मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात रखते थे जैसे मेरे पापा के थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वह ज़्यादा ही सुख की ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से जेल में देसी घी के डब्बे आने लगे तो शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया। यह सोचा कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डब्बे जेल में आने जाने लगे तो मैं चौंक गई।
मुझे बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना ही होगा कि रोज रोज देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवा रहा है। एक अच्छा जेलर वह होता है जिसकी कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हो, ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहे। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबर देती रहती थी जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारी देसी घी के डब्बे खुलवाए और अच्छे से डब्बे की तलाशी ली। डब्बे में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबर देती थी। मैंने उससे पूछा कि अंदर मालूम करके बताओ, ये देसी घी के डब्बे आखिर आते किसके लिए हैं और कौन कौन इसे इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिन के अंदर सारे रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी। रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा कर जाए, मगर रात के वक्त यहाँ कौन आता है इसकी गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, सिया, क्या आपको देसी घी के डब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर सिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना ही कई डब्बे देसी घी के अंदर जाते थे और मेरे लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था, कुछ तो है जो कि मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर मुझे सुनाई, यह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा, देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है। आपके कार्यालय के भी 2-4 लोग इसमें शामिल हैं। मैं उलझ पड़ी थी कि अंधेरे कमरे में देसी घी औरतों को क्यों दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपने जासूस से कहा, मुझे इन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती है। जासूस ने जिसके नाम बताए, उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वह औरतें पहले से इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखी तो काफ़ी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, यह सारा कमाल इसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे लगा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला किया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर लोगों के दिल पर बिजली बनकर टूट पड़ी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली, ताकि वहाँ रात को 9 बजे मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। वह कहाँ जाती है? मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि वह एक अंधेरे कमरे में कुछ मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या ज़रूरत थी, और ज़बरदस्त बात ये कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखी थी, लेकिन इसके अलावा कोई और ज़बरदस्त बात मेरी गिरफ्त में ना आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर इनको चौकन्ना होने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी। कभी तो वह मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेगा, और वह सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के करीब 11 बजे थे। मैंने अपना सिर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली, ताकि कोई देखे तो यही लगे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मेरे ऑफिस से कोई आया। अंदाज से मैंने पहचान लिया, लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर कर दिखाए। मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी है, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वह दोनों वहाँ से चली गई। मैंने सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं है, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो भी हो रहा है इस अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर। उठते ही मेरा सर चकरा गया। मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता है
कि मेरी चाय में जो नींद की दवा मिलाई गई थी उसने असर करना शुरू कर दिया। मैं वहीं सो गई। सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ गई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, और वहाँ सब कुछ तो ठीक था। मैं वापस आ गई। घर आकर मैं सोचती रही, इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था। घर जाते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वह चाय नहीं पी और उसे पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ उस अंधेरे कमरे में औरतें रहती थी, जहाँ रोज देसी घी खाती थी। लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई, यह सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है और सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। ना जाने कितने हफ्तों या महीनों से यह काम किया जा रहा था। वह औरतें कत्ल के जुर्म में जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और वे दोनों वहां से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी। और इस काम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर उनकी सांसें रुक गई। उनके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया जिसकी टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी। वह सुरंग खोदती थी, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी। मैंने लेडी कांस्टेबल से पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? वह बहुत डरी हुई थी और मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने वार किया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आई तो मैंने देखा मैं खुद को जेल के ही एक रूम में कैद हूँ। मुझे याद आया कि मैं फ़ोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया था, तो लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो मैंने देखा वह अकेले नहीं थी। उसका जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था, वह साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी। लेकिन इनकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वह हो सकती थी। वह तो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन्हीं दोनों की मदद से वह औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों की लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी के डब्बे जेल के अंदर चेक होकर आता था, उसी देसी घी में खास स्टेरॉइड शामिल किए जाते थे, जिसके रोजाना प्रतिदिन इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती थी। यह देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। वह कोई मामूली देसी घी नहीं था। वह सारा काम रात के वक्त इस जेलर की मौजूदगी में किया जाता है। इस जेलर ने सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे गुनाहों को मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया है, वहाँ तो मैं पहले से ही एक कैमरा लगा रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसके जुर्म को कबूल करवाना होता था तो मैं उसको उसी कमरे में लेकर जाती और उसकी बयान उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से न्यायालय को
ऑफिशियली तौर पर छुट्टी का एक खत पोस्ट कर दिया ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। उसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर भेज दी जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज रात जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं इस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। यह थी मेरी सारी कहानी जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर सिया से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगी? जेलर सिया कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह से खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सिया मुझे चकित होकर देखने लगी। मैंने कहा, मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया है। इसके लिए मैंने अप्लाई किया था और अब कल टेस्ट देने जाना है। अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर सिया को कहा कि मेरे सब घर वाले शादी में गए हुए हैं, आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उनके साथ चली गई। मुझे यह सारी कहानी सुनकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। सिया एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद सिया को बेगुनाह साबित करने का था और इसी मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाती और यह सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी विनती रंग ले आई। मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे सिया ने करवा दी थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले दिन देख लिया था कि वहां कौन वह औरत थी जो सुरंग खोदती थी और देसी घी भी हजम करती थी। इन औरतों को देखकर अंदाजा हुआ कि उनका काम अभी भी जारी था। मैं चुपके से बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर ये बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे सिया ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और वो ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया।